नाज़रीन आदाब, खास बात महाराष्ट्र के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले सुर्खियां। देवेंद्र फडणवीस ने वज़ीर आला के ओहदे से दिया इस्तीफा। मीडिया से बातचीत में शिवसेना के 50-50 के दावे को ही किया मुस्तरद। शिवसेना लीडर संजय राउत ने फडणवीस का दिया जवाब, कहा हम चाहें तो बना सकते हैं सरकार। महाराष्ट्र में सियासी तात्तुल बरकरार, बयानबाजियों का दौर दौरा। संजय राउत ने कहा अगर रियासत सदराज का निफाज होता है तो ये महाराष्ट्र की आवाम की होगी बेइज्जती। कांग्रेस शिवसेना के साथ मिलकर बनाए सरकार, दोनों जमातें हैं सॉफ्ट हिंदुत्व। वंचित अघाड़ी के सत्र प्रकाश अंबेडकर का बड़ा बयान। और औरंगाबाद जलगांव नेशनल हाईवे की खस्ताहाली से मुसाफिर बेहद परेशान। अदालत की मदाखलत और नितिन गडकरी की यकीन दहानी भी हुई रायगा। रोड हादसात और बीमारियों की बन रही है वजह। और नाज़रीन, इस वक्त शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। आइए सीधे चलते हैं मुंबई। खरं कोण आणि खोटं कोण याच्यामध्ये महाराष्ट्राच्या जनतेला उल्लू बनवण्याचं काम त्यांनी थांबवलं पाहिजे आणि सरळ सांगावं की आमचं ठरलं होतं पण आम्ही तुम्हाला हे देत नाही आता, या गोष्टी त्यांनी सरळ बोलल्या पाहिजे। महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे, हा हे पण एक आहे, हे तुम्हाला मी दाखवलं त्याच्यामध्ये दुष्यंत चौटाला सरळ बोललेले की दो गुजराती हमें सिखाएंगे राष्ट्रवाद, जिनके यहाँ लोग फौज में जाने से डरते हैं। पीएम मोदी और अमित शाह पर दुष्यंत चौटाला का वाद। असे वाद तर मी काय केलेले नाहीत, मोदींवरती केलेले नाहीत, अमित भाईंवरती केलेले नाहीत। उलट मला एका गोष्टीचं बरं वाटत होतं की दोन हिंदुत्व मानणाऱ्या शक्ती त्या पुन्हा एकदा लोकसभेच्या निमित्ताने एकत्र आल्या होत्या। ह्याचा मला एक खरंच मनापासून आनंद वाटत होता। झालं गेलं, जरी स्वच्छ केली नसली तरी त्या गंगेला मिळालं, त्याचंही मला एक आनंद वाटत होता, समाधान वाटत होतं। पण गंगा साफ करता करता यांची मन कलुषित झाली, ह्याचं मला दुःख होते। म्हणजे गंगा साफ करणं तर लांबच राहिलं, पण मन कलुषित झाली आणि ह्या मनांमध्ये सत्तेची लालसा, सत्तेची लालूच ही एवढ्या थराला जाईल हे मला वाटलं नव्हतं। आणि मला खरंच आज वाईट वाटतंय की चुकीच्या माणसांसोबत आपण कारण नसताना गेलो होतो। आरएसएस बद्दल मला एक नक्कीच आदर आहे, कारण आरएसएस ही एक हिंदुत्ववादी संघटना आहे आणि आरएसएस हा भारतीय जनता पक्षाचा पाठकण आहे। गेल्या वेळेला जेव्हा युती तुटली होती तेव्हा आरएसएस कडनं सुद्धा मला निरोप आले होते। अगदी अरुणजी तेव्हा आता नाही आहेत, पण तेव्हा होते अरुणजी जेटली, त्यांनी सुद्धा मला सांगितलं होतं आणि म्हणून ती युती झाली होती। पण आरएसएसने विचार करायला पाहिजे की खोटं बोलणं हे कोणत्या हिंदुत्वात बसतं। राम मंदिराचा निकाल आता काही दिवसात लागेल अशी आशा आहे, अपेक्षा आहे। हा निकाल कोर्टाकडनं लागणार आहे, सरकारचा ह्याच्यामध्ये काळीचाही संबंध नाही। कोर्ट जे काय आहे ते कोर्ट करणार आहे, सरकार याचं श्रेय घेऊ शकत नाही। कारण आपण म्हणजे शिवसेना आणि आरएसएस पण सांगत होती की खास कायदा करा, वटहुकूम काढा आणि राम मंदिर बनवा। ते काय सरकारला जमलं नाही, सरकार ते करायला काही धजावलं नाही। पण राम मंदिर कशासाठी पाहिजे, का आपण राम मंदिर मागतोय? जर राम राज्य आपल्याला देशात पाहिजे असेल तर राम जसा एकवचनी होता, विशेषतः सत्यवचनी होता, तो जर का प्रभू रामचंद्राचा गुण आपण आत्मसात करणार नसू तर मग कोणत्या हाताने आणि कोणत्या तोंडाने आपण रामाची आरती आणि रामाची पूजा करणार आहोत? म्हणून मला असं वाटतं की एकूणच त्यांनी जे सांगितलेले की उद्धवजींनी सांगितलं की पहिल्याच पत्रकार परिषद की सर्व पर्याय आम्हाला खुले आहेत, हरकत नाही। त्याच्यावरनं तुम्हाला आश्चर्याचा धक्का बसला असेल, मला कल्पना नाही की किती बसला, पण मला आज आश्चर्याचा धक्का बसलेला आहे की बहुमत नसताना सुद्धा सरकार आमचंच येणार असं जेव्हा काळजी व मुख्यमंत्री म्हणतात तेव्हा ते सरकार कसं येणार? कारण शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी एकत्र येऊन येणार हा त्यांना जो एक धोका वाटतो। तर आमच्यापैकी कोणाची मदत न घेता किंवा कोणाची आमदार न फोडता तुमचं सरकार कसं येणार? मग हा पर्याय तुम्हाला जर खुला असेल तर मी माझ्या पर्यायाचा विचार केला तर तुम्ही मला गुन्हेगार ठरवणारे कोण? जे सरकार तुम्ही इतरत्र आणलं, मग गोव्यात आणलं, कर्नाटकात आणलं, आणखीन कुठे कुठे आणलं, तोडफोड मणिपूरमध्ये आणलं। मणिपूरमध्ये तर मला वाटतं एकदा ते कोर्टाने कुठे आणलं होतं तिकडेच ना। मग हे सगळे तुमचे चाळे आम्ही बघत आणि तुमच्याचकडनं शिकलो, तुमच्याकडनं या गोष्टी शिकू, पण खोटं बोलणं नाही शिकणार। कारण ते माझ्या
परंपरेत नाही आणि ते मला शोभून दिसणार नाही. आणि म्हणून मला असं वाटतं हो काश्मीरचं तर आहेच ना. म्हणजे आम्हाला जे म्हणतात अजूनही मी कुठेही बरं हा महत्वाचा मुद्दा असा की त्यांच्याशी मला बोलायला वेळ नाही. वेळ होता पण मी बोललो नाही कारण मला खोटं ठरवणाऱ्या माणसाशी मी बोलणार नाही. हे मी गर्वाने नाही पण माझ्या घराण्याची परंपरा म्हणून सांगतोय. हो मी बोललो नाही तुमच्याशी आणि जोपर्यंत तुम्ही तुमचं खोटं मान्य करत नाही तोपर्यंत मी बोलणार नाही कारण असा खोटा रिश्ता. तो ये थे शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे. जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने आज अपने इस्तीफा देने के बाद मीडिया से बातचीत में सरकार को लेकर कुछ बातें कही हैं, उन्हीं तमाम बातों का उद्धव ठाकरे यहां पर जवाब दे रहे थे. लगातार इस अहम खबर पर हमारी भी नजर बनी हुई है. इस सब के बीच आपको बताएं कि महाराष्ट्र में सियासी उथल पुथल के बीच देवेंद्र फडणवीस ने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया. उन्होंने गवर्नर को इस्तीफा देने के बाद मीडिया से बातचीत की और इस मौके पर देवेंद्र फडणवीस ने अवाम और अपनी पार्टी का बेहद शुक्रिया अदा किया. इस मौके पर मौजूदा सियासी सूरत हाल पर उन्होंने अपने रद्द-ए-अमल का भी इजहार किया. साथ ही शिवसेना की जानिब से की जा रही बयानबाजियों का भी उन्होंने जवाब दिया. अभी मैं महाराष्ट्र के आदरणीय राज्यपाल जी से मिला. मैंने मेरा इस्तीफा आदरणीय राज्यपाल जी को सौंपा है. पिछले 5 वर्षों में महाराष्ट्र में पारदर्शी प्रामाणिकता के साथ हमने सरकार चलाई. आप सभी ने ये देखा कि जिस समय चुनाव के रिजल्ट्स आए और नतीजों के तुरंत बाद शिवसेना के पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव जी ठाकरे का जो बयान आया, अपनी पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री बनाने के लिए हमारे सारे विकल्प खुले हैं, हम किसी के भी साथ जा सकते हैं. ये हमारे लिए एक प्रकार का हमको एक झटका इस बयान से लगा, क्योंकि लोगों ने बीजेपी और शिवसेना को अलग वोट नहीं दिया था, लोगों ने अलायंस को वोट दिया था. मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों के सामने गए थे. शिवसेना के नेता हो, बीजेपी के नेता हो, हमने सबने मिलकर ये चुनाव लड़ा था. इसलिए इस प्रकार के बयान से निश्चित रूप से हमको भी मानसिक दुख हुआ, प्रताड़ना हुई. और उसके बाद मैंने तो अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह स्पष्ट कर दिया था कि सरकार हम महायुति की ही बनाएंगे, साथ में बनाएंगे. मैंने शिवसेना के पक्ष प्रमुख जी का आभार भी व्यक्त किया था. किंतु उसके बाद जिस प्रकार की घटनाएं हुई, वो घटनाएं सारी आपके सामने हैं. जिस प्रकार के बयानात पिछले 10-12 दिनों में शिवसेना की ओर से आए हैं, उनके नेताओं ने दिए हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसे बयानों के बाद मुझे लगता नहीं है कि हमारे साथ वो रिश्ता रखना चाहते हैं. 2.5 साल के मुख्यमंत्री का सवाल है. मैं वापस स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैंने पहले भी ये कहा है, पूरी चर्चा में मैं था. मेरे सामने कभी भी 2.5 साल के मुख्यमंत्री पद पर फैसला नहीं हुआ. उधर शिवसेना लीडर संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस के 50-50 के फॉर्मूले को मुस्तरद करने पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया. शिवसेना के वजह से कोई बातचीत नहीं रुकी. हमारा इतना ही कहना था. जो मुख्यमंत्री साहब बोल रहे थे कि 50-50 की बात तय नहीं हुई थी, 2.5 साल का फॉर्मूला तय नहीं हुआ था और मुझे मालूम नहीं इस बारे में. उद्धव साहब का कहना है इस प्रकार की बातचीत हुई थी, इस प्रकार की कमिटमेंट है. गडकरी भी कह रहे कि नहीं हुआ था. देखिए गडकरी साहब उस वक्त नहीं थे जब चर्चा हुई, तब गडकरी साहब मातोश्री में मौजूद नहीं थे. शिवसेना की तरफ से ऐसी कोई बयानबाजी नहीं हुई है.
व्यक्तिगत स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह जी हो, ये सरासर गलत बयान है मुख्यमंत्री जी का। हमने प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का हमेशा आदर किया है। आप हमारे वक्तव्य देख सकते हैं। जरूर कुछ विषय ऐसे है, खास करके नतीजे जब आए उसके बाद वो सबसे पहले 24 तारीख को उद्धव ठाकरे साहब ने कहा था, इस प्रकार की बात तय हुई है और इस प्रकार से हम सरकार बनाएंगे। अगर मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं फिर एक बार उनकी सरकार आएगी बीजेपी के नेतृत्व में, मैं उनको शुभकामना देता हूँ। डेमोक्रेसी में जिसके पास बहुमत है वो सरकार बनाते हैं, वो मुख्यमंत्री होता है, विरोध करने का कोई कारण नहीं है। लेकिन मैं भी कहता हूँ मेरे पार्टी की तरफ से कि हम भी ये कहेंगे, अगर हम चाहे तो सरकार बना सकते हैं और शिवसेना का मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और इस वक्त हमारे साथ मुंबई से मौजूद है हमारे साथी सर्वेश तिवारी। सर्वेश, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि बयानात का सिलसिला जो है वो जारी है, देवेंद्र फडणवीस का इस्तीफा होता है, उसके बाद उद्धव ठाकरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, संजय राउत भी कुछ बयान देते हैं, क्या कुछ चल रहा है? देखिए इना जी, आज जिस तरह से 15 दिनों से राजनीति महाराष्ट्र में सियासत गरमा रही थी, 15वें दिन जिस तरह से मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा है, अगर ये इस्तीफा कुछ दिनों पहले सौंपा जाता या कुछ बातचीत हो गई होती तो ये कुछ राजनीतिक दृश्य महाराष्ट्र में अलग दिखते। आज जिस तरह से इस्तीफा सौंपा गया उसका साफ मतलब निकलता है कि ना तो शिवसेना बीजेपी की तरफ कदम बढ़ाना चाहती है और ना ही बीजेपी शिवसेना की तरफ कदम बढ़ाना चाहती है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर से एक शर्त यहाँ पर रखी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उनके आला नेता भी हैं, देश के गृह मंत्री जो अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको लेकर जिस तरह से शिवसेना के मुखपत्र सामना में उनके नेताओं के जरिए जो बयानबाजी की जा रही थी, उसको लेकर एक नाराजगी उन्होंने बड़े पैमाने पर जाहिर की। अगर शिवसेना की तरफ से कोई बातचीत की पहल की जाती है तो बीजेपी की तरफ से ये शर्त रखा जाएगा कि आगे से कभी भी उनके नेताओं के बारे में कुछ भी बयानबाजी नहीं की जाएगी, तब कहीं जाके बातचीत की शुरुआत हो सकती है। लेकिन ये शुरुआत करेगा कौन, बीजेपी करेगी या शिवसेना करेगी, इस बारे में कोई भी पहल नहीं दिख रही है। संजय राउत ने मुख्यमंत्री के बयान पर जवाब देते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि वो बीजेपी की सरकार बना सकते हैं, महायुति की सरकार बनेगी, तो शिवसेना और उद्धव ठाकरे का जवाब था कि बिना शिवसेना के सरकार आखिरकार बनेगी कैसे, अगर सरकार बनाते हैं तो बनाकर दिखाएं। तो वही तो संजय राउत ने यह भी कहा कि अगर हम चाहें तो अपना मुख्यमंत्री बना सकते हैं, अपनी सरकार बना सकते हैं। तो कुल मिला जुला कर आज जिस तरह से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपना राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा, राज्यपाल ने उनके पास जो एक पावर है, उस पावर के तहत उन्हें तकरीबन 15 से 1 महीने तक के जो एक्टिव मुख्यमंत्री का पदभार सौंपा है, वो पदभार 15 दिन से लेकर 1 महीने तक रह सकता है। और उसके बाद अगर कुछ माहौल, राजनीतिक माहौल इस तरह से नहीं सुधरा, तब कहीं जाकर महाराष्ट्र में खुदा न खास्ता ये भी हो सकता है कि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए। जी सर्वेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर जानकारी के लिए। लगातार महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स पर हमारी भी नजर बनी हुई है अपने तमाम नुमाइंदों के जरिए, इनका भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र में हुकूमत साजी के मामले पर बीजेपी और शिवसेना के बीच तातुल बरकरार ही है। दोनों की जमातें अपनी अपने मौक़िफ़ पर अड़ी हुई हैं। मीटिंगों का दौर जारी है। नितिन गडकरी नागपुर से मुंबई के लिए रवाना हो गए हैं। जराये के मुताबिक वो आज उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर सकते हैं। बीजेपी और शिवसेना के दरमियान जारी तातुल के लिए महाराष्ट्र में सदरराज के निफाज की भी क़यास आराइयां लगाई जा रही हैं। ख्याल रहे कि महाराष्ट्र असेंबली की मुद्दतकार 9 नवंबर को ख़त्म हो रही है। ऐसे में अगर आज इस सब के बीच शिवसेना अपने 50-50 के फॉर्मूले पर अड़ी हुई है। संजय राउत ने कहा है कि अगर रियासत में सदरराज का निफाज होता है तो ये महाराष्ट्र के अवाम की बेइज्जती होगी। अगर नितिन जी गडकरी उनके पास शिवसेना को 2.5 साल का मुख्यमंत्री देने का कोई खत हो लिखित स्वरूप में, और ऐसी जानकारी आपके पास है, तो मैं ये उद्धव जी को बता दूंगा। दिल्ली से कंट्रोल करने की बात आ रही है कि महाराष्ट्र को दिल्ली से कंट्रोल किया जाए। अगर ऐसा होता है तो महाराष्ट्र की जनता का अपमान होगा। जिसके पास बहुमत है वो सरकार बनाएंगे,
लेकिन आप सरकार नहीं बनाएंगे 105 सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद, और कोई राष्ट्रपति शासन के आड़ में महाराष्ट्र को रूल करेंगे, ये सरासर गलत है, संविधान के खिलाफ है और छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र का अपमान भी है। और इस सब के बीच महाराष्ट्र की सियासत को लेकर कांग्रेस के सीनियर लीडर हुसैन दलवाई का कहना है कि महाराष्ट्र में बीजेपी हुकूमत नहीं बना सकती। वहीं बीजेपी ने हलीफ जमात शिवसेना से किया गया वादा भी पूरा नहीं किया। बीजेपी अपोजिशन को खत्म करना चाहती है। अभी महाराष्ट्र में चली है, उसमें बीजेपी सरकार नहीं बना सकती, क्योंकि बीजेपी हार गई है, ऐसा मैं हमेशा कहता हूँ। क्योंकि 250 लोग उनके चुन के आने वाले थे, बार बार कहते थे, एक परसेप्शन बनाया रखा था, लेकिन दरअसल उनके जो पहले 122-123 थे वो भी कम हो गए, वो 105 पे आके रुक गए हैं। इसका मतलब एक तो वो हार गए हैं ना, वो उनको कोई अधिकार है ऐसा मैं समझता नहीं। उन्होंने अभी 105 है, सबसे ज़्यादा है, इसलिए मांग करेंगे, लेकिन कोई उसमें नैतिकता है ऐसा मैं नहीं समझता। एक दूसरा, ऐसा शिवसेना को जो आश्वासन उन्होंने दिए थे, बार बार वो आश्वासन तोड़ने का काम किया। बहुत महत्व की मिनिस्ट्रीज नहीं दी, बिल्कुल छोटी छोटी मिनिस्ट्रीज दी। यहाँ तो 18 लोग उनके चुन के आए, पिछले वक्त भी आए थे, तो एक मिनिस्ट्री ऐसी देते जो चलती ही नहीं डिपार्टमेंट। तो एक तरह से उनका अपमान किया जा रहा है। दूसरी तरफ विरोधी दल ही नहीं चाहिए, ये उनकी स्ट्रैटेजी है कि एक दल का राज होना चाहिए, एक राष्ट्र, एक दल, एक नेता और एक धर्म, ये उनका घोषवाक्य है। 1925 से यही बात कर रहे हो, तो इससे विरोधी दल को समाप्त करना ये उनका ये ध्येय है और ये होने नहीं देंगे हम। उधर महाराष्ट्र की सियासत में हुकूमत साजी को लेकर कयास आराइयों का बाजार गर्म है। इस मामले में कांग्रेस के सीनियर लीडर मानिकराव ठाकरे का भी कहना है कि कांग्रेस के एमएलएज मुत्तहिद हैं। क्राइसिस महाराष्ट्र के अंदर है, इस तरीके से राष्ट्रपति राजवट का भी उनका चल रहा है कि कुछ इस तरीके से राष्ट्रपति राजवट लगा दे और सत्ता अपनी ही तरफ रखे, इस तरीके की कोशिश बीजेपी की ओर से चल रही है। ऐसे कुछ शंकाएं उत्पन्न हो रही है। मुझे लगता है कि ऐसे परिस्थिति में कांग्रेस के सभी एमएलए इकट्ठा रहना चाहिए और हमारी कोशिश है कि सबको इकट्ठा रह के जो भी डिसीजन होता है, आपस में जो बातचीत होती है, वो उसके लिए ठीक रहता है और उसको इकट्ठा रहने के लिए कहा गया है। और इस सब के बीच एक और अहम बयान सामने आया। महाराष्ट्र के मौजूदा सियासी पस मंजर में वंचित अघाड़ी के सदस्य प्रकाश अंबेडकर ने कह दिया कि कांग्रेस और शिवसेना सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि रखते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को ऐसा मौका गंवाना नहीं चाहिए, सेना के साथ मिलकर हुकूमत बनाना चाहिए। हम आपको याद दिलाएं कि हाल ही में कांग्रेस के सीनियर लीडर हुसैन दलवाई ने कहा था कि शिवसेना साबिक में कांग्रेस का कई मौकों पर साथ दे चुकी है। अगर शिवसेना की तरफ से कोई पहल होती है तो कांग्रेस उसके साथ है और वजीर आला के ओहदे की जहां तक बात है, उसमें शिवसेना का चीफ मिनिस्टर हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस वाले इस मौके को अपने हाथ से ना गवाए तो ये बड़ी बात होगी। वरना जिस तरह से अहमद पटेल कल जो है नितिन गडकरी के मकान पे गए, चर्चा यही चली है कि भैया किसी भी तरह बीजेपी की सरकार बने और उसको सपोर्ट मिले, ऐसी ही चर्चा एक जो उभरी है। उससे अगर बाहर कांग्रेस को निकलना है तो कांग्रेस को किसी भी हालत में सेना के साथ में बैठ के अपनी सरकार यहाँ पर बनानी चाहिए, ऐसे हम लोग उम्मीद करते हैं। और अब खास बात कर्नाटक की खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। टीपू जयंती मामले में कर्नाटक के साबिक एडवोकेट जनरल रवि कुमार वर्मा ने कोर्ट में मामले की पैरवी मीडिया को दी जानकारी। बेंगलुरु में जश्न ईद मिलादुन नबी की तैयारियां मुकम्मल, 10 नवंबर को बरामद होगा जुलूस। ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, 15 असेंबली हलकों के
तई येडियुरप्पा हुकूमत काफी मेहरबान, 86 करोड़ रुपए अलॉट किए। टीपू जयंती मामले में कर्नाटक के साबिक एडवोकेट जनरल रवि कुमार वर्मा ने कोर्ट में मामले की पैरवी की है। इस हवाले से रवि वर्मा से हमारे नुमाइंदे रऊफ हल्लूर ने खास बातचीत की। सुल्तान जयंती के मामले में कर्नाटक के साबिक एडवोकेट जनरल रवि वर्मा कुमार ने जिम्मेदारी के साथ कामयाब तरीके से पैरवी की है। टीपू तंजीमों ने रवि वर्मा कुमार को तहनीत पेश करते हुए मुबारकबाद पेश की है। वेलकम टू न्यूज़ 18 उर्दू सर। व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस ऑफ हॉनरेबल जज इन दिस केस? This case has raised very important questions, and the Honorable High Court has admitted the case for hearing. This is the best news. As a result of this, very many issues are going to be decided by the Honorable Court. In particular, what is the scope and ambit of the power of the High Court, power of the government in dealing with matters of this nature, which are not regulated by law. Number two, in a secular country, is it permissible for such actions? Number three, whether the philosophy of the ruling party or the ideology of the ruling party has any relevance in deciding matters of this nature. And I congratulate the petitioners because they have succeeded in this attempt, and the Honorable High Court in clear terms has said that the decision smacks of arbitrariness and needs to be revisited. Accordingly, it is. आगे बढ़ेंगे। ज़िमनी इंतख़ाबात 15 असम्बली हलकों में हो रहे हैं और इनके तई येडियुरप्पा हुकूमत काफ़ी मेहरबान नज़र आ रही है। येडियुरप्पा हुकूमत ने 18 लोकल बॉडीज़ के लिए 86 करोड़ रुपए अलॉट कर दिए हैं। इसे इत्तेफाक कहिए या कुछ और, इसमें 17 लोकल बॉडीज़ हैं जहां पर ज़िमनी इंतख़ाबात होने हैं। इनमें से 15 पर 5 दिसंबर को पोलिंग होनी है। बताया जाता है कि स्टेट फाइनेंस कमीशन के स्पेशल ग्रांट से ये फंड जारी किया जाएगा। अपोजिशन कांग्रेस और जेडीएस हुकूमत के इस इक़दाम की सख्त मुखालिफत कर रही हैं। बेंगलुरु के चंद समाजी कारकुनों ने मुस्लिम अक्सरियती इलाके शिवाजी नगर में इलेक्शन बाइकआउट करने की धमकी दे डाली है। शेख मस्तान अली और दीगर ने कहा है कि शिवाजी नगर के अवाम इन दिनों बेहद परेशान हैं। IMA और दीगर कंपनीज ने हलाल सरमायाकारी के नाम पर हज़ारों ख़ानदानों को धोखा दिया है। जब तक अवाम का पैसा लौटाया नहीं जाता तब तक ये लोग इलेक्शन में अपना वोट नहीं डालने जाएंगे। वाज़ेह है कि शिवाजी नगर असम्बली हल्के में 5 दिसंबर को बाई इलेक्शन होना है। बेंगलुरु में जश्न ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में डीजे गाजे बाजे की इजाज़त हरगिज़ नहीं होगी। मरकज़ी मिलाद और सीरत कमेटी और मरकज़ी जुलूस से मोहम्मद कमेटी के ज़िम्मेदारों ने अपील की है कि जुलूस इस्लामी तहज़ीब व सक़ाफ़त के मुताबिक बरामद किया जाए, गैर शरई हरकतों से बचा जाए। बेंगलुरु में जुलूस और इजलास आम के मुंतज़मीन ने कहा कि आने वाले दिनों में बाबरी मस्जिद के मुतालिक फ़ैसला आने वाला है, लिहाजा मुसलमान जश्न ईद मिलादुन्नबी को पुरअमन तौर से मनाने का एहतमाम करें। बेंगलुरु में हर साल की तरह इस साल भी YMCA ग्राउंड में जश्न ईद मिलादुन्नबी का मरकज़ी जलसा मुनक़िद किया जाएगा। शहर गुलबर्गा में ईद मिलादुन्नबी की तैयारियां उरूज पर हैं। शहर की बेशतर मसाजिद पर रोशनी का खास बंदोबस्त किया गया है। कई चौक चौराहों के अलावा सड़कों पर भी खास लाइटिंग की गई है। मुसलमानों में इस ताल्लुक से काफ़ी जोश व खरोश है। ईद मिलादुन्नबी की मुनासबत से पूरा शहर बक़ए नूर बना हुआ है। पूरे शहर में जहां नज़र डालो वहां लाइटिंग ही नज़र आ रही है।